नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करवा दें और आज भी हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे हम आपका परिचय थोड़ी देर में कराएंगे और साथ ही आपको विषय भी बताएंगे। लेकिन चूंकि बता दें कि ये एक फ़ोन इन प्रोग्राम है तो आप इसमें हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर आपको लगातार नज़र भी आ रहा होगा, तो वहाँ से भी देखकर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप हमें कॉल करें तो प्लीज़ अपने टेलीविज़न का साउंड थोड़ा सा कम रखिएगा ताकि हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनकर उसका और अच्छे तरीके से जवाब दे पाए। अब आते हैं विषय पर। जिंदगी के इस सफर में कई सारे पड़ाव आते हैं। पड़ाव शुरू होता है कब? जब आपका बचपन होता है। बचपन से लेकर के आप उस दौड़ का हिस्सा हो जाते हैं जहां स्कूल आता है, कॉलेज आता है, उसके बाद आप नौकरी की तलाश में जाते हैं, शादी और फिर बच्चा जहां आ जाता है वहीं आकर के चीज़ें थोड़ी सी रुक जाती हैं। आप वहां थोड़ा सा ठहरते भी हैं। ये आपके जीवन का वो पड़ाव है जहां आप ठहराव महसूस करना चाहते हैं, आप उस ठहराव को खूब फील करना चाहते हैं और उससे आपका एक भावनात्मक लगाव भी होता है। लेकिन यही बच्चा जब आपके जीवन में नहीं आता है, कई सारे कारण हो सकते हैं उसके, तो इस वजह से समस्या शुरू होती है और तब खोज शुरू होती है डॉक्टर की। किसके पास जाएं, कौन इसका हल बताएगा और कहाँ जाकर के हमें वो अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो मिल पाएगा और हमारा घर और वो जो जीवन का वो जो पड़ाव है वो भी एक खुशहाल पड़ाव की तरह ही आगे बीतेगा। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। निसंतानता एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बात हो रही है और खूब बात हो रही है और इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि इस पर लोग कम बात करते हैं और जब बात करते भी हैं तो बात करने में देरी कर देते हैं, यानी इतना समय उसमें लगा देते हैं कि वहाँ से मामला फिर बिगड़ जाता है और तब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप ज़रा लेट आए हमारे पास या आपको थोड़ा और पहले आना चाहिए था। यानी निसंतानता पर ही आज हम ये चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके विषय में आपको बता दूँ। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं डॉक्टर कुमारी अनुराग। मैडम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही आपको बता दूं कि वो स्पेशलाइज्ड हैं गाइनो इंडोस्कोपी एंड फर्टिलिटी में और जी हाँ, वो फर्टिलिटी की बार बात करती हैं, इनफर्टिलिटी पर वो बात नहीं करती हैं। जी हाँ, तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और मैडम से आपका परिचय करा दिया है और अब उनसे सवाल का सिलसिला भी शुरू करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं ये फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी जो है ये क्या है, यानी निसंतानता ही क्या है, इस विषय में ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा, आपने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। इनफर्टिलिटी शब्द अब यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये इनफर्टिलिटी शब्द को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। सब्जेक्ट होता सब फर्टिलिटी, यानी जिनमें थोड़ी सी संतान उत्पत्ति की संभावना अगर हम उनमें थोड़ा सपोर्ट कर दें तो आ जाती है। अच्छा। दैट इज़ सब फर्टिलिटी। तो अब इनफर्टिलिटी की जगह सब फर्टिलिटी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। तो बेसिकली हमको ये समझना होगा कि कब ऐसे हम समझें कि ये सब फर्टिलिटी के कैटेगरी में लोग इनको अब हम काउंट करेंगे या उनको रखा जाएगा। तो अगर कोई दंपत्ति संतान उत्पत्ति की चाहत रखना शुरू करते हैं और अगर उन्होंने 1 साल तक कोशिश किया फिर भी अगर संतान नहीं रह पाता है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को सब फर्टिलिटी के कैटेगरी में रखा जाता है और उनको अब इलाज लेने की ज़रूरत होनी चाहिए या उनको अब आगे बढ़ना चाहिए। एक एक्सेप्शन है इसमें, जो एक कंडीशन है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहते हैं। ऐसी इसको समझने के लिए साधारण भाषा में अगर समझें तो जिन महिलाओं को महीना आने के बाद अगर महीना समय से नहीं आता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उससे भी ज़्यादा, या फिर दवाइयों के बगैर आता नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए 6 महीने के कैटेगरी रखा गया है। अगर आपने कोशिश किया और 6 महीने तक संतान नहीं कंसीव कर पाए हैं तो आपको डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत है और अब आप सब फर्टिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। जी जी, हम यहाँ एक कॉलर का कॉल भी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नंदपुर मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि महिला को माँ बनना ये सौभाग्य की बात है, न बनना ये बड़ा दुर्भाग्य का। ये महिलाएं
क्या जिम्मेदार होते हैं माँ बनने की जो है ये जिम्मेदार होते हैं, हमें निसंतान इलाज के कौन से टेस्ट अनिवार्य कराना चाहिए, और दूसरी चीज निसंतान इलाज के महत्वपूर्ण उपचार क्या क्या हो सकते हैं? आवाज स्पष्ट नहीं है। बांझपन अगर है तो कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और उपचार क्या होना चाहिए? बहुत बेसिक जांच है इसमें, जो महिला और पुरुष कभी भी आप अगर अपने डॉक्टर से परामर्श के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर सही चुनना चाहिए। जो कोई भी जगह आप हर कोई फर्टिलिटी का इलाज नहीं करता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन से डॉक्टर जो इसके स्पेशलाइज्ड हैं हम उनसे जाकर मिले। और बहुत बेसिक टेस्ट है जो हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी दोनों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, एक साथ जाएं, दोनों को समझना जरूरी है। जिसमें 4 इंपॉर्टेंट जांच होती है, 3 महिला के लिए है, 1 पुरुष के लिए है। पुरुष में उनके शुक्राणु का जांच होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो हार्मोन का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट पॉसिबल है, हो सकता है ये। महिला के लिए 3 अंग इम्पॉर्टेंट होता है जो भगवान ने बच्चा करने के लिए बनाया है। उसमें एक अंडेदानी है, दूसरा बच्चेदानी है, और तीसरा ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, जिसको साधारण भाषा में नली भी कहते हैं। तो इन तीनों का जांच जरूरी है। यही 3 ऑर्गन है जिसकी में प्रॉब्लम होने से बच्चा कंसीव करने में, या पति में अगर शुक्राणु की कमी हो या और अन्य कोई दोष हो तो कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बेसिक 4 टेस्ट है जो अल्ट्रासाउंड महिला और पुरुष दोनों को कराएं, और इससे बात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस दिशा में अब इसको ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। जी जी मैम, चूंकि हम जीवन शैली अब हमारी कम्प्लीटली बदल गई है, एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल का अब हम पार्ट हो गए हैं, ऐसे में जानना चाहते हैं कि निसंतानता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आप डे टू डे लाइफ में जब आप खुद पेशेंट देखती हैं तो आप महसूस करती हैं? बेसिकली इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, एक महिला के अंदर, दूसरा पुरुष के अंदर। अच्छा। पहले जो अभी कुछ समय 5 साल 10 साल पहले जो महिलाओं में कारण ज़्यादा प्रमुख माना जाता था, पर अब दिन ब दिन ये पुरुषों में इसकी संभावना ज़्यादा हो रही है। उनमें शुक्राणु की कमी, उनमें शुक्राणु में दोष या और भी बहुत सारे दोष है जो उनके अंदर पाया जाता है। तो लगभग 50-50 का डिवीज़न है। हाँ, 50% कारण पुरुषों के अंदर होता है, 50% महिलाओं के अंदर होता है। तो जो महिलाओं में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, यूट्रस, ओवरी मतलब अंडेदानी, बच्चेदानी और नली। इन तीनों में कोई भी दिक्कत हो, जैसे अंडेदानी के अंदर जो सबसे प्रमुख कारण है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, जिसमें अंडा बनने का दोष होता है। मतलब उनका क्योंकि महीना समय से नहीं आता है तो अंडा बन रहा है, तो कब बन रहा है या नहीं बन रहा है ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है। जिनका समय से साइकिल आता है उनका अंडा बनने का समय लगभग निश्चित होता है। उनके अंदर ऐसी दिक्कत होती है, वो अंडा समय से नहीं बनता है, इस कारण से उनमें कंसीव होने की संभावना घट जाती है। तो सबसे जितनी भी इनफर्टिलिटी के या सब फर्टिलिटी के या जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनमें सबसे प्रमुख कारण यही देखा जाता है। अन्य अंडेदानी के दोष में अगर लेट शादी होती है तो कई बार अंडेदानी की ताकत घट जाना, उसमें सिस्ट का होना, नली का बंद होना, बच्चेदानी के अंदर जन्मजात कई बार समस्याएं होती हैं, बच्चेदानी छोटी होती है, 2 भाग में डिवाइड होती है। अच्छा। बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर फाइब्रॉइड का होना, ये सारी समस्याएं बच्चा करने में दिक्कत कर सकती हैं। उसी तरह पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी होना, नील होना, शुक्राणु की जो उसकी गुणवत्ता है उसका गड़बड़ हो जाना, स्वप्न दोष का होना, या कई बार पुरुषों में लिंग का जो टाइटनेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो या उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बहुत सारी ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कॉमनली देखा जाता है और इन वजह से बच्चा कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। चूँकि ये एक मूल सवाल है और कई बार महिलाओं को इसके लिए बड़ा दोषी बनाया जाता है, और घर परिवार में जो एक सेटअप है उसमें लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि महिला में बांझपन है, लेकिन जैसा कि अभी आप कह रही हैं कि पुरुष बांझपन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जब आप 50-50 का रेशियो कह रही हैं तब तो ये समस्या दोनों ही तरफ है। एक और बात आपसे समझना चाहते हैं डॉक्टर अनुराग की इनफर्टिलिटी की समस्या में मूलतः हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या तरीका? जैसे हम अगर किसी का बैनर पोस्टर किसी डॉक्टर का देखते हैं तो उसमें सीधे हम IVF देखते हैं। क्या IVF ही एकमात्र तरीका है या उसके पहले के भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम शायद नहीं जानते हैं और सीधे हम IVF की चर्चा करने लगते हैं? आज के दौर में सबसे प्रमुख सवाल है ये। हाँ। क्योंकि IVF सेंटर्स बहुत कॉमन है, तो उनका जो अपना काम है उसको वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, बट ज़रूरत किस बात की है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
आईवीएफ की ज़रूरत अमूमन देखा जाए तो 20 से 25% लोगों को ही होती है, जिनके अगर संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है उनमें से 80% लोगों को, 70% लोगों को बिना आईवीएफ के बच्चा ठहर सकता है। ऐसे लोगों को बस बेसिक टेस्ट जो हमने आपको पहले बताया वो जांच की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से कई बार थोड़ा बहुत दवाइयों से भी काम हो सकता है, और कुछ चीज़ों में जैसे मैंने अभी बताया नली का बंद होना जो एक बहुत प्रमुख कारण है जिसके लिए आईवीएफ किया जाता है। तो इनमें भी जिनका अगर नली बंद होता है उनको दूरबीन सर्जरी के द्वारा करीब 70% लोगों की नली खुल जाती है। अच्छा। और उसके बाद उनका काम आसान हो जाता है। उसी तरह अंडेदानी में जैसे मैंने आपको दिक्कत बताया, सिस्ट का होना, फाइब्रॉइड का होना बच्चेदानी के अंदर, या बच्चेदानी के अंदर कोई जन्मजात विकार होना, तो ये सारी चीज़ें दूरबीन सर्जरी के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। और एक बार सही हो गया तो फिर एक क्या 2 बच्चे भी आप कर सकते हैं। फिर आपको बिना किसी सपोर्ट के भी बच्चा हो सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है। आँख बंद करके आईवीएफ कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, यूट्यूब वगैरह सब जगह सब चीज़ें अवेलेबल है। अच्छे सेंटर की तलाश करिए, लोगों से मिलिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, आपको ज़रूर उचित सलाह मिलेगा। जी, और मेडिकल साइंस जितनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं आप उनकी तरफ बढ़ें। मैम, हमारे पास एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, ये डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न था। डॉक्टर साहब से ये प्रश्न था, जैसे महिलाओं में संतानोत्पत्ति की एक सीमा होती है निर्धारित, जैसे क्या पुरुषों के लिए भी कोई आयु निर्धारित है जिसके बाद उनको दिक्कत होती है संतानोत्पत्ति में? ऐसी जी, ये एक पहले बहुत बड़ा मिथ था कि जो मर्द होते हैं वो घोड़े की तरह होते हैं, वो पूरा जीवन भर संतान उत्पत्ति के लायक बने रहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे महिलाओं में थोड़ा समय उनका जल्दी अंडेदानी की ताकत ख़त्म थोड़ी जल्दी होती है, उसी तरह पुरुषों में भी 40 के बाद संतान उत्पत्ति की संभावना धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। तो इस भुलावे में ना रहें, समय रहते संतान उत्पत्ति के लिए चाह रखना, और अगर नहीं हो रहा है तो सलाह लेना अनिवार्य है। जी जी, और जैसा कि आपने अभी शुरू में ही कहा कि चूंकि पुरुष बांझपन जिस तरीके से बढ़ा है और 50% समस्या उस तरफ से भी है, तो इस तरफ तो और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि मैंने शुरू भी में भी ये कहा था मैम कि हम इनफर्टिलिटी की चर्चा नहीं, हम फर्टिलिटी की बात करने वाले हैं। फर्टिलिटी इन्हांसमेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले ये बताइए, और ये जो दंपति हैं इनके लिए ये कैसे सहायक हो सकता है? फर्टिलिटी इन्हांसिंग कहने का मतलब अगर किन्हीं को बच्चे की चाहत है, नहीं हो रही है, उसमें हम कैसे दवाइयों के द्वारा या कोई सर्जरी के द्वारा किस तरह उनकी फर्टिलिटी की कैपेसिटी को बढ़ा दे, उनकी क्षमता को बढ़ा दे, ये फर्टिलिटी इन्हांसिंग होता है। इसमें सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें दूरबीन सर्जरी जो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं जब बच्चेदानी के अंदर हम दूरबीन डालते हैं उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, पेट के अंदर दूरबीन जाती है उसको लैप्रोस्कोपी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी समस्या को मैंने कुछ अभी आपको बताया भी था, जैसे अंडेदानी के अंदर सिस्ट है, कई चॉकलेट सिस्ट, ये बहुत कॉमन समस्या है जिसमें फर्टिलिटी को घट जाता है, जिसकी वजह से वो दूरबीन सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है। डर्मोइड सिस्ट होता है या ट्यूब का बंद है, उसको खोलने की ज़रूरत है। वो कई बार पहले सर्जरी बहुत तरह के किसी कारण बस हुआ हो, उनके अंदर बहुत सारी चिपकन पैदा हो जाती है और नली बंद हो जाती है। अच्छा। तो उनकी नली को आराम से खोला जा सकता है। गांठ है अगर बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा करने में बाधा पहुंचा रहा है, उनको ठीक किया जा सकता है। जन्मजात मैंने बताया बच्चेदानी का विकार होता है, किसी के बच्चेदानी 2 होते हैं, किसी के 1 होती है जो छोटी होती है, या फिर सेप्टा जिसको कहते हैं दीवार, बच्चेदानी के अंदर दीवार हो गई है तो वो जगह कम कर देगा। बच्चा ठहर रहा है, नहीं ठहर रहा है, या ठहर रहा है तो बार बार खराब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूरबीन के माध्यम से हटाया जा सकता है और उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ये दूरबीन इन्हांसिंग सर्जरी है। जी मैम, गायनोइंडोस्कोपी पर चूंकि अभी कोई बात नहीं हो रही, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, और मुझे लगता है बिहार में शायद आप पहले हैं जो आप इस तरफ काम कर रही हैं, किस तरीके का रिजल्ट आपको सामने मिल रहा है? क्योंकि कई बार, और चूंकि इस तरीके की चीज़ में हम रिजल्ट ड्रिवन ज़्यादा होते हैं और हमें लगता है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर ये किसी ने कराया
तो उसको उसका कितना फ़ायदा हुआ, तो किस तरीके का रिजल्ट आप देखती हैं और ये कितना सहायक है और कितना ज़रूरी है, और क्या ये आप सबको सजेस्ट करती हैं कि इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं? नहीं, सबके लिए नहीं होता है। जिनकी समस्या मैंने आपको बताया, अगर आपको नली बंद बताई गई तो आप IVF की तरफ तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। उनमें मैंने बताया कि 100 लोगों का अगर ऐसी है ट्यूब बंद आ रही है, तो उनमें 70-80 लोगों का ट्यूब दूरबीन के द्वारा खोला जा सकता है। बच्चेदानी की जगह कम है, उसको फैलाया जा सकता है। गांठ है, उसको हटाया जा सकता है। सिस्ट है, उसको हटाया जा सकता है। तो इन सब के ये आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको हटाने के बाद बच्चे आराम से होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। कई बार कुछ हिडन चीज़ें भी होती है, जैसे बहुत इलाज लिया लोगों ने फिर भी बात नहीं बन रही है, तो उनको फिर दूरबीन से देखा जाता है कि बच्चेदानी में कोई, कई बार IVF भी 2 बार 3 बार फेल हो चुका होता है, फिर भी तब जो उसके बाद हमको क्या करना है, सोचना है, तो दूरबीन ही है। दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी के अंदर हम जाके देखते हैं कि कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जो हमें दिख नहीं रही है, जो अल्ट्रासाउंड नहीं पिक कर पा रहा है, तो फिर वो दूरबीन, क्योंकि वो विजुअल है, आंखों से हम डायरेक्ट देखते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें पता चलती हैं और फिर बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं जी। यानी बहुत माइन्यूट लेवल पे उसका एनालिसिस आप करते हैं। बिल्कुल, बहुत। इसके बाद कुछ और नहीं है। इसके बाद बच्चेदानी के अंदर हमने कैमरा डाल के डायरेक्ट आंखों से देखा, तो वहाँ जो भी दिक्कतें हैं वो हटा के उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, मतलब टिश्यू का जांच के लिए कि कंसीव होने में क्यों दिक्कत आ रही है, वो करके हम कंफर्म कर सकते हैं। जी। एक और बात समझना चाहते हैं मैम, अमूमन एक जो मिथ है, एक भ्रम जो हमारे दिमाग में चलता है कि हम पहले कोई सर्जरी नहीं लेना चाहते हैं और सर्जरी से बहुत बचते हैं। इस पर भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप सर्जरी को लेकर के क्या कहना चाहती हैं या क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि कई बार लोग छोटी छोटी सर्जरीज ना करा करके एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस में चले जाते हैं, जहां वो शायद ज़्यादा पेनफुल है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन लोग छोटी समस्याओं को डील नहीं करना चाहते और सर्जरी से बचना चाहते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ जरूर होती है। सर्जरी कोई भी डॉक्टर अननेसेसरी, मतलब अगर जरूरी नहीं हो तो नहीं सजेस्ट करते। जो अगर क्वालिफाइड डॉक्टर है तो कोई नहीं सजेस्ट करेगा, और अगर आपको सजेस्ट किया जाता है तो कोई ना कोई कारण है, तो उस कारण को जब तक आप, अगर वो इम्पॉर्टेंट है, निवारण करना जरूरी है, तो बिना किए हुए आपका काम नहीं होने वाला है। इसी में दूरबीन सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि कन्वेंशनल सर्जरी में हमेशा पेट काटने की ज़रूरत होती थी, वो बहुत ही ट्रॉमेटिक, पेनफुल, और बाद में भी ऑपरेशन के बाद उनको रेस्ट करना, अस्पताल में 6-7 दिन रुकना, ब्लड चढ़ाना, बहुत तरीके की दिक्कतें होती थी, लंबा प्रोसेस था। तो जो दूरबीन सर्जरी का कॉन्सेप्ट है, ये इन सब चीज़ों से अलग है, मतलब ये इन सब में से कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंट खुद देख भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनको जितने रिलेटिव्स होते हैं, पेशेंट को तो बेहोशी दिया जाता है, वो नहीं देख पाते, बट उनके जितने रिश्तेदार हैं, क्योंकि कैमरा देख के ऑपरेशन होता है, तो वो सारे रिश्तेदार को दिखाया जाता है कि आपकी समस्या जो हमने पहले बताई, आप खुद देखो, यहाँ ये है, उनको समझाया जाता है। और ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये बिल्कुल आंखों देखी होती है। पेशेंट 6 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में घर चले जाते हैं, कोई बाद में रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं ब्लड लॉस नहीं, कोई कट नहीं लगा। तो ये बहुत ही सुविधाजनक सर्जरी है, सारा काम होता है, बट कोई प्रॉब्लम उसके बाद के लिए नहीं बचती है। मैम, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़ रहे हैं जोधपुर से। हेलो। हेलो जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ऐसे मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरे बेटी की शादी हुई ना, अभी 2 साल हो गई है, जिसको स्पीड बराबर नहीं आती तो है, कम आती है, बूंद बूंद आती है, तो उसके PCOD बताया मैडम। क्या बताया? वो कह रही है मम्मी ऐसे तो फिर उम्र होना चाहता, अभी तो 30 साल की है, ज्यादा उम्र होना है, उसने सोचा IVF करे, क्या करते हैं, कैसे है? आपकी बेटी की उम्र क्या है? 30 साल। हाँ जी, 27-28 की है मैडम। अच्छा, और IVF के लिए मैडम उसकी वजन थोड़ी ज्यादा है, 80 किलो की तक है उसके वजन। अच्छा, क्या अब ये आप बताओ, हम क्या कर सकते हैं? अभी आपने किसी से परामर्श लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं लिया। उधर हमारे जोधपुर में एक मैडम है, उनका इलाज चल रहा था जी। वो तो अभी दुबई सेट हो गई, उसके टाइम उसका पीरियड आती थी बराबर, वापस ऐसे कंडीशन हो गया। यानी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, यही पूछना चाह रही हैं आप?
हाँ जी जी, कंसीव करने में 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल शादी को हो गए हैं, 30 साल उम्र है और कंसीव करने में दिक्कत हुई। पहले तो आप डॉक्टर से जरूर जाकर मिले, उनकी जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड, ट्यूब का टेस्ट और ब्लड का टेस्ट, ये 3 बेसिक जांच है, और उनके पति का जांच, ये 4 जांच उनके लिए ज़रूरी है। इस 4 जांच से ये पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ हो रही है, और उसके हिसाब से फिर उनको एडवाइस दिया जाएगा। डायरेक्ट IVF में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी अंडेदानी की ताकत ठीक है, ट्यूब ठीक है, तो फिर नॉर्मल नेचुरल तरीके से भी कंसीव होना संभव है, कोई IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, एक और सवाल मेरा ये है कि क्या निसंतानता से बचाव के लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि हर कोई अब जिस तरीके का लाइफस्टाइल अब हम जी रहे हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि हम सब चीज़, जो मैंने कहा कि जो पड़ाव आते हैं जीवन के, आप हमेशा उस टाइम पर वहाँ पहुँच जाएं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ऐसे में सावधानियाँ क्या रख सकते हैं, क्या कुछ पहले से कोशिश कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा खाना या सुपर फूड का भी आजकल बड़ा कल्चर है, लोग सुपर फूड की चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसा खान पान रखें और क्या ऐसी सावधानियाँ रखें जिससे हमें निसंतानता की तरफ ना जाना पड़े? बहुत जेन्युइन सवाल है, आज के दौर के लिए बहुत रेलेवेंट सवाल है। जो सबसे कॉमन आजकल जो समस्या सब फर्टिलिटी की आ रही है वो एज रिलेटेड है, क्योंकि सब विमेन हो, औरत हो या मर्द हो, हर कोई प्रोफेशनल है, हर कोई अपने करियर ओरिएंटेड है, तो इस वजह से उनकी शादियां लेट होती हैं और अंडेदानी की ताकत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि करियर ओरिएंटेड करियर तो आप रोक नहीं सकते, वो एक अलग पड़ाव है, उसको अचीव करना ही है। तो ऐसे में एक तो एज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शादी अगर सही समय पे संभव हो तो जरूर एकदम राइट टाइम पे होना चाहिए। जो बच्चा करने का राइट टाइम होता है वो 28 से 32 ईयर, मतलब 28 से 32 साल की उम्र सबसे सही मानी जाती है। तो अगर ये समय में आप कंसीव करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। जो दूसरी चीज़ें आप अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं वो आपका खान पान जरूर होना चाहिए। बचपन से बड़े तक आजकल सबको फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है। पैक्ड फूड हम लोग जो बाज़ार में आधे बने हुए आते हैं वो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जो हमारे पुराने ज़माने का खाने का स्टाइल था वो स्टाइल अभी भी रेलेवेंट है और हम उस चीज़ पे फिर से वापस आ रहे हैं। तो ये आपको अपने खान पान में जितने रॉ मटेरियल है, मतलब जो अंकुरित अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, दूध है, ये सब जो रूटीन में आप खाना है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें और स्ट्रेस को एकदम से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, पर कोशिश करें कि अपने मन में थोड़ा पॉजिटिव विचार के साथ रहें और एक्सरसाइज से भी थोड़ा स्ट्रेस घटता है। तो ये सारे बदलाव आपको हर किसी को ज़रूरी है ये करना। जिनको फर्टिलिटी और स्पेशली जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उनके लिए ये दुगने रेट से बच्चा आपके संतान उत्पत्ति में बाधा करेगा। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा संतान उत्पत्ति में, लगभग 40% टोटल अगर हम देखें तो उसमें 40% लोग ऐसे ही हैं जिनमें कोई कारण नहीं है और उनका कारण स्ट्रेस है। उनमें बच्चा नहीं ठहरता, तो इससे आप बचने की कोशिश करें। और कई बार पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी समस्या आ रही। जी मैम, खगड़िया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे पुत्र का शादी हुए हो गया है 5 साल, अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि मैडम आपसे मिलने के लिए पटना में, आप अपना पता और मोबाइल नंबर हमको दीजिए जो कि हम मिलें जाके। जी जी बिल्कुल। मैडम का नाम डॉक्टर कुमारी अनुराग है और आप सर्च कीजिए, मैडम आपको ज़रूर मिल जाएंगी और आप उनसे डायरेक्टली जाकर के मिल सकते हैं और अपनी समस्या जो है आप उन्हें बता सकते हैं। एक और सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं मैम कि ये जो निसंतानता की जो ये लगातार ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आप जब पेशेंट से मिलती हैं तो कई सारी भ्रांतियाँ लेकर के भी आते होंगे। वो कौन कौन सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो आम तौर पर आप देखती हैं, वो इनफर्टिलिटी को लेकर के हो या फिर इससे ही संबंधित हो? ये भी एक बहुत अच्छी सवाल है आपकी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि पुरुषों में 50% आजकल जो ये निसंतानता की समस्या है वो पुरुषों की वजह से होती है। तो सबसे पहले ये घर का ये जो माहौल होता है जिसमें सिर्फ स्त्रियों को दोषी ठहराया जाता है। अर्बन कल्चर में अब ये चीज़ें बदल रही है, पर जो ग्रामीण बैकग्राउंड से लोग आते हैं आज भी उनमें ये समस्या देखी जाती है। पुरुष अपनी जांच नहीं कराना चाहते हैं।
या अगर जांच कराए तो उनको एक्सेप्ट सारा दोष महिलाओं पे थोप दिया जाता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनमें भी कोई समस्या हो सकती है। जबकि जिस तरह आपको भगवान ने बनाया है, जिस तरह औरतों को बनाया, आपको भी बनाया है, समस्या उनमें है तो आप में भी पॉसिबल है। तो पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये आपके अंदर समस्या है और इसका इलाज भी संभव है। तो आप आगे बढ़िए, अपने डॉक्टर से मिलिए और समस्या को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट संदेश है। दूसरा, जो फीमेल होती है स्ट्रेस बहुत लेना शुरू कर देती है कि उनको लगता है उनकी फैमिली में, ससुराल में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर बच्चा नहीं है तो उनको उस फैमिली में जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो फैमिली वालों को ऐसा माहौल बनाना है कि ये ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ऐसी कोई समस्या है, अगर है भी तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी समस्याएं बता पाएंगे और आप उसका समाधान आज के बिल्कुल समय रहते कर सकते हो। साइंस बहुत आगे जा चुकी है, वो तो एक्सेप्टेंस वाली बात सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जो समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोग को लगता है कि समस्या अगर है तो अब तो मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए। अपने खान पान, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल सारा और सही जगह पहुंचिए। आपकी समस्याएं सारी संभव है, उनमें अगर 100 समस्याएं हैं तो 99 का सलूशन है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। और कुछ और ऐसी भ्रांतियां मैम, जैसा कि आपने शुरू में भी जिक्र किया कि पुरुष अमूमन टेस्ट कराने से बचते हैं और महिलाएं काफ़ी लेट भी आती हैं, ये भी एक चीज़ है। एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि नव दंपति जो हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि अगर उनकी शादी समय पे हो गई है तो भी, चूंकि आपने जैसा कि पहले भी कहा कि करियर ओरिएंटेड हैं, हो गए हैं हम लोग, तो थोड़ा सा उस वजह से भी चीज़ें लेट हो रही हैं, कैसे प्लान करें? अगर आपकी शादी समय रहते हुई फिर तो आप 1 साल इंतज़ार कर सकते हैं, जैसा जो प्रोटोकॉल है आप उसके हिसाब से चलें। अगर थोड़ी लेट शादी हुई है तो बेसिक टेस्ट जरूर करा लें। अच्छा। बेसिक में ब्लड टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और एक जो हस्बैंड सेमेन एनालिसिस है वो टेस्ट आप करा लें। लगभग एक HSG जो ट्यूब का टेस्ट होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इतना भी नहीं लेकिन थोड़ी सी होती है। तो ये 4 बेसिक टेस्ट है, ये आप करवा के पॉजिटिव माइंडसेट से अपने हेल्दी वातावरण में बिना स्ट्रेस के कोशिश करिए, कंसीव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इस टॉपिक पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर कुमारी अनुराग से, जो शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और वो बता रही थी कि निसंतानता ये एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान जो है वो भी है। आपको बस सही डॉक्टर के पास जाना है, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना सही रखना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि समय रहते डॉक्टर के पास पहुँचना है। और अगर ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं तो आपके भी घर में किलकारी ज़रूर गूंजेगी। तो ऐसे ही आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। डन।